गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट के लिए लेकर आई हूँ 9th क्लास जियोग्राफी चैप्टर नंबर 3 अपवाह। अब हम इसमें अपवाह, नदियों, जल विभाजन और भारत के विशाल नदी द्रोणी के बारे में पढ़ेंगे। नदियों झीलों के हमें क्या लाभ हैं वो भी पढ़ेंगे। प्रश्नों में पहला प्रश्न है, जल विभाजन का क्या अर्थ है? एक उदाहरण दीजिए। दो अपवाह बेसिनों को अलग करने वाला पर्वत या कोई उच्च भूमि का भाग जल विभाजन कहलाता है। कहने का अर्थ है कि दो अपवाह बेसिन बह रहे होते हैं और जब उनके बीच में कोई पर्वत, बड़ी पहाड़ी या कोई ऊंचा भूभाग आ जाता है जिसके कारण जल दो भागों में बट जाता है, उसे क्या कहते हैं? जल विभाजन। जैसे कि हिमालय एक महत्वपूर्ण जल विभाजन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा नदी है, जिसे द्रोणी कहा जाता है और इसकी जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सिंधु एवं गंगा नदियां कहाँ से निकलती हैं? सिंधु नदी जो है तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से निकलती है। यानी जो सिंधु नदी तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से निकलती है और गंगा नदी का उद्गमन स्थलीय गंगोत्री नामक स्थान यानी कि नामक हिमानी है। तो जो इसका सिंधु नदी है वो मानसरोवर झील से निकलती है और गंगा नदी का उद्गमन का स्थल जो है गंगोत्री नामक स्थान यानी हिमानी है। गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम हैं, बताने आपने। गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम हैं और भागीरथी। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? ये देवप्रयाग में मिलकर एक गंगा का नदी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद यानी सिल्ट क्यों है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का मार्ग तो काफ़ी लंबा है, परंतु इस मार्ग में वर्षा और अन्य साधनों से कम जल प्राप्त होता है और कम जल होने के कारण यहाँ पर अपरदन भी कम होता है। इसी कारण यहाँ गाद की मात्रा भी कम होती है। अगला प्रश्न है, कौन से दो प्रायद्वीप नदियाँ गर्त में से होकर बहती हैं? समुद्र में प्रवेश होने से पहले ये किस रूप की आकृति का निर्माण करती हैं? तो नर्मदा ताप्ती नदियाँ हैं, गर्त में से होकर बहती हैं और समुद्र में गिरने से पहले कैसे होती हैं? ज्वार नदमुख के रूप में पाई जाती हैं। नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व बताइए। देखो भाई, नदियों और झीलों के बहुत से आर्थिक महत्व हैं। जैसे ये सिंचाई के लिए इनका जल प्रयोग होता है, पीने के पानी के लिए इनका जल प्रयोग हो रहा है, नौका परिवहन के लिए इनका जल प्रयोग होता है, झीलों में मछलियाँ पालने के लिए इनका जल का प्रयोग किया जाता है और जो पर्यटन होते हैं उनको भी बढ़ावा देती हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतर आपने स्पष्ट करने हैं। यानी हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप पठारीय नदियों में क्या अंतर है? अगर हिमालय की नदियों की बात की जाए, इन नदियों की लंबाई बहुत अधिक होती है। ये नदियाँ 12 महीने वर्षा का जल इसमें बहता रहता है और ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी की ऋतु में भी बर्फ़ पिघलती है तो नदियों में जल मिलेगा। जबकि प्रायद्वीप पठार की नदियाँ इनकी लंबाई कम है और ये मौसमी नदियाँ होती हैं, केवल मौसम के अनुसार, यानी जब वर्षा होगी जल मिलेगा और जब शुष्क मौसम तो ये सूख जाती हैं। तीसरा पॉइंट है, हिमालय नदियाँ कांप के जमाव का एक विस्तृत मैदान का निर्माण करती है, यानी इसमें जमाव होता है और एक विस्तृत मैदान बन जाता है, जबकि प्रायद्वीप पठार में विस्तृत मैदान का निर्माण नहीं हो पाता। चौथा पॉइंट, हिमालय नदियों में जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है और सिंचाई के लिए सारा साल आपको जल मिल जाएगा, परंतु प्रायद्वीप पठार नदियों में सिंचाई नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही वहाँ जल की मात्रा कम होती है। नंबर 5, हिमालय नदियाँ यातायात की दृष्टि से उपयोगी नहीं हैं, परंतु प्रायद्वीप पठार नदियाँ यातायात की दृष्टि से सुविधाजनक है, क्योंकि देखो कम जल है तो यातायात की सुविधा आपको प्रायद्वीप पठार नदियों में ही मिलेगी। 6 पॉइंट, हिमालय नदियाँ जो होती हैं इसके मार्ग में महाखंड यानी बड़े बड़े पहाड़, महाखंड यानी गार्ज बनते हैं और गहरी गहरी घाटियाँ होकर बनती हैं। और जबकि 6 जो है आपका प्रायद्वीप पठार, ये नदियाँ जलप्रपात बनाती हैं, उथली पुथली घाटियों से होकर निकलती हैं। 7वां पॉइंट है, जो हिमालय नदियाँ इनके अपरदन की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि जल अधिक होता है तो अपरदन भी अधिक होगा और अवसाद की मात्रा भी अधिक होगी, परंतु प्रायद्वीप पठारीय नदियों में अपरदन कम होता है, अवसाद भी कम जमा होता है। 8, अवसाद अधिक होने के कारण इन नदियों से मैदानी निर्माण हो सकता है जैसे कि विसर्प, परंतु चट्टानी जो नदियाँ होती हैं अवसाद कम होगा और वहाँ पर नदियों के विसर्प का निर्माण
नहीं हो पाता। तो आपने हिमालय नदियों में जो बताना है उसका ऑपोजिट प्रायद्वीप पठार की नदियों में बताना है। पर एक बात याद रखें कि हिमालय की नदियां जो है जल से भरी हुई हैं, अवसाद भी ज़्यादा होता है, अपर्दन भी ज़्यादा होता है, पूरा वर्ष इसमें जल बना रहता है, जबकि प्रायद्वीप पठारीय नदियों में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। प्रायद्वीप पठार के पूर्व और पश्चिम में बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। देखो, पूर्व में बहने वाली नदियाँ और पश्चिम में बहने वाली, आपने मैप में देखा होगा कि जो पूर्व की नदियाँ वो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी और जो पश्चिम की नदियाँ हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। पूर्व की नदियों के मुहाने के निकट इन नदियों की गति बहुत मंद पड़ जाती है, परंतु पश्चिमी जो होती हैं मुहाने के निकट जाते ही तेज हो जाती हैं। तीसरा, पूर्व वाली ये मुहाने पर अपने डेल्टा बनाती हैं, जबकि वो नदियाँ ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी देश की अर्थव्यवस्था में नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं? देखो भी, देश की अर्थव्यवस्था में नदियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये केवल मैदानी निर्माण क्षेत्रों का निर्माण नहीं करती, बल्कि पीने के लिए हमें जल मिलता है, परिवहन मिलता है, इससे विद्युत का निर्माण भी होता है। सबसे पहला पॉइंट है जलोढ़ मिट्टी। नदियाँ जब अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती है तो इसमें जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, और जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसके गाद की मात्रा ज़्यादा होती है और ये मिट्टी बड़ी उपजाऊ होती है। इससे विस्तृत मैदानों का निर्माण होता है, जैसे सतलुज गंगा का मैदान। इसमें कई प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं क्योंकि ये कृषि के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। दूसरा, मानव सभ्यता का विकास। प्राचीन काल से ही जो नदियां हैं वो मानव सभ्यता का विकास करती हैं। भारत के प्रथम महान सभ्यता सिंधु नदी घाटी फली फूली है। वास्तव में इन नदियों का आरंभ व्यक्ति के जीवन के साथ साथ ही हुआ है। ये परिवहन के लिए, मछली पालने के लिए, पीने के लिए जल, खाद्यान्न के लिए, इन सब जल का जो है नदियों का प्रयोग किया जाता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं तथा सिंचाई के नहरें। कहते हैं कि नदियों पर भाखड़ा बांध, दामोदर घाटी परियोजनाएं भी बनाई गई हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। कई बार पूछ लेते हैं आधुनिक भारत का मंदिर नदियों को किसने कहा है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और इनके द्वारा क्या किया जाता है, नौका परिवहन, मछली पालना, बाढ़ को नियंत्रण करना, मिट्टी को संरक्षण करना और पर्यटकों को आकर्षित करना, ये सब शामिल है। पीने का जल भी मिलता है। बड़े बड़े नगरों में पीने का जल की आपूर्ति नदियों से ही होती है। इसके अलावा 6 पॉइंट भी ये झीलों का निर्माण, कुछ नदियों से झीलों का निर्माण भी होता है। उदाहरण के लिए श्रीनगर की वूलर झील आप देख सकते हैं। झीलों से मनुष्य को भोजन मिलता है, मछलियाँ प्राप्त होती हैं। अगला पॉइंट है 7, जल निकासी। नदियाँ अपने प्रवाह क्षेत्र में जल निकासी का कार्य भी करती हैं। ठीक है, इससे अतिरिक्त जो जल होता है वो बह जाता है। इसी के साथ पेड़ पौधे फसलों में भी वृद्धि करती हैं। और इसके अलावा कहते हैं कि इन विपरीत जिन प्रदेशों में भूमि का तल समुद्र तल से नीचा होता है वहाँ नदियों का निर्माण नहीं हो पाता, वहाँ केवल आपको ये दलदल के रूप में मिलती हैं। तो इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभ्यास के प्रश्न मैंने करा दिए। आपको कोई भी डाउट है कमेंट करके बता सकते हैं आप मुझे। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।